फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। मैं हूं श्याम और आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट बायोलॉजी के दूसरे लेक्चर को देखेंगे और इसमें हम लोग कोशिका के मुख्य भाग यानी मेन पार्ट ऑफ द सेल देखेंगे यानी कोशिकांग देखेंगे। कल के वीडियो में यानी इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोशिका और क्लासिफिकेशन और बायोलॉजी के बेसिक्स बातों को हमने देखा था और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और जो भी कमी रह गई हो उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। उसको हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई गलती हो रही है तो उसको भी हमें बताइए। तो आइए देखते हैं हम लोग कोशिका के मुख्य भाग को। तो पहला है कोशिका भित्ति। किसी भी कोशिका में सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सेल वॉल जो होता है यह पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है और यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को क्या करता है, निश्चित आकृति एवं आकार देता है और जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में यह पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है और कवक में यह काइटिन का बना होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सेल वॉल को। ये वाला पार्ट जो है ये सेल वॉल होता है। ये जो साइड में दिख रहा है ब्राउन, ये सेल वॉल होता है। इसी को हम लोग सेल वॉल करते हैं। जबकि अगर एनिमल सेल में देखा जाए तो एनिमल सेल में ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो अब दूसरा कोशिकांग है कोशिका झिल्ली। यह कोशिका के सभी कोशिकाओं में पाया जाता है यानी जंतु कोशिकाओं में और वनस्पति कोशिकाओं में सब में पाई जाती है। यह एक पतली झिल्ली होती है और इस झिल्ली को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका मेन काम जो होता है वो कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले सभी पदार्थों का निर्धारण करता है यानी कंट्रोल करता है। जब भी सेल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाहर जाएंगे, उसको ये डिसाइड करता है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। आइए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये पतली सी ये जो लाइन दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन होती है। सब में ये अंदर वाली पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन होती है। और एनिमल सेल में भी ये सेल मेम्ब्रेन, ये चारों तरफ जो दिख रहा है पतली झिल्ली की तरह से, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कोई चीज बाहर जाएगी, कौन सी चीज अंदर आएगी। और तीसरा जो बॉडी है यह है तारककाय सेंट्रोसोम। इसकी खोज बावेरी ने की थी और यह केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, बाकी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण वाली जैसी संरचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, यानी सेंट्रियोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सेंट्रोसोम में यानी तारककाय में पाया जाता है और यह समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। जिससे ध्रुव, यह मान लीजिए बॉडी है और यहाँ पे एक ध्रुव और यहाँ पे एक ध्रुव, यह सेंट्रियोल ही बनाता है। और यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो उसके वो निकले रहते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये हो गया तारककाय। तारककाय के अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं और सेंट्रियोल में यह समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। अब आते हैं, देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर इसको कहते हैं। अंतःप्रदब्बी जलिका इसकी हिंदी है। यह केंद्रक झिल्ली से, एक और केंद्रक झिल्ली से और दूसरी तरफ कोशिका कला से संबद्ध होती है। इस जलिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं, इनको राइबोसोम्स कहते हैं। और जिस पे ये राइबोसोम होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं यानी खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जलिका कहते हैं। और जहां नहीं होती है उसको स्मूथ कहते हैं। और इन्हीं राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है। इनका कार्य है उन सभी वसाओं और प्रोटीनों का संचरण करना या ट्रांसपोर्टेशन करना जो विभिन्न झिल्लियों के मेम्ब्रेन में यानी जो मेम्ब्रेन होती हैं उनको बनाने में काम आती है, जैसे कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, इसीलिए इससे जुड़ी होती हैं। आइए फिगर में हम लोग देख लेते हैं। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो जाली जैसी रचना है, ये जो ऊपर छोटे 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 ये बूंद पाए जा रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ये है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो इस पे पाए जा रहे हैं इसको राइबोसोम कहते हैं। और इन्हीं राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये एक तरफ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यानी केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ जो ये होती है यानी कोशिका झिल्ली से जुड़ी होती है। और यह प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में काम करती है, जिससे कि यह मेम्ब्रेन बनी होती है। अब आते हैं फिफ्थ जो इसका
कोशिकांग है यह है राइबोसोम्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक तरह से कहा जाए तो इसकी खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी पादप कोशिकाओं में, और पैलाडे ने इसको जंतु कोशिकाओं में खोज की थी। यानी रॉबिन्सन और ब्राउन प्लांट सेल्स में और पैलेड इसको जंतु कोशिका में खोजा था, और रॉबर्ट जी ने इसका नामकरण किया था। यानी रॉबर्ट ने कहा कि यह राइबोसोम है, और यह किससे मिलकर बना होता है? आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन से मिलकर बना होगा। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है यह है प्रोटीन का सिंथेसिस, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहते हैं। राइबोसोम अभी हम लोगों ने देखा था, यह राइबोसोम जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये राइबोसोम है। ये भी जो चित्राए हुए हैं ये भी कहीं न कहीं राइबोसोम ही होते हैं। ये छोटे-छोटे जो पार्ट्स होते हैं, देखिए कोई 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये राइबोसोम है, और यहीं पे प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं। एक नोट है, स्तनी के यानी जो स्तनीय मैमेलियंस होते हैं, इनके आरबीसी में यानी लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रदब्बी जलिका नहीं पाई जाती। राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है, और इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस इसलिए नहीं होता। जब राइबोसोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ से होगा? ऑब्वियस सी बात है। और 6 पार्ट देखते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और लगभग सभी एग्जामों में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। यह कोशिका का पावर हाउस भी कहलाता है। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी और बेंडा ने इसका नाम रखा था। सी बेंडा ने इसका नाम रखा और अल्टमैन ने इसकी खोज किया, और यह कोशिका का श्वसन स्थल कहलाता है। यह जो भी श्वसन होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी आर्गन का, तो वह कोशिका में ही होता है। और किसी कोशिका में इसका संख्या निश्चित नहीं होता। जो कोशिका जितनी ही एक्टिव होती है वहाँ इसकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे लीवर में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, कैंसर हमेशा एक्टिव होती है। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एक्टिव नहीं होते हैं, वहाँ कम होती हैं। और यह ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, यानी जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, उसका ऑक्सीकरण करता है, यानी उसको जलाता है, और उसको जलने के बाद ऊर्जा निकलती है, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और यही ऊर्जा हमें काम करने के काम में आती है। यानी इसको कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और कोशिका का इंजन भी इसे कहा जाता है। और इसे यूकैरियोटिक सेल के भीतर प्रोकैरियोटिक सेल माना जाता है, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक सेल इसलिए कहा जाता है कि 2 ही कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरितलवक, जिसमें कि अपना डीएनए होता है। यानी डीएनए केंद्रक में निश्चित रूप से पाया जाएगा हर जगह, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और हरितलवक में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं फिगर में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है और हरितलवक कैसा होता है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये मूंगफली के छिलके की तरह से होता है, और यहाँ दाने जैसे होते हैं, इस तरह का इसको माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। और ये है क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक, यहाँ भी डीएनए पाया जाता है, और ये अपने आप में भी एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह से ही माना जाता है। अब आते हैं आगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज गाल्जी के ही नाम पे किया गया था, तो इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। और यह सूक्ष्म नलिकाओं यानी ट्यूब्यूल्स के समूह की थैलियों का बना होता है। यानी यह एक थैली है। यह करता क्या है? जितने संश्लेषित प्रोटीन होते हैं, जितने पदार्थ होते हैं, उनकी पैकिंग करता है। जैसे एक पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है और एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, उसी तरह यह पदार्थों की पुटकाएँ बना लेता है, यानी पैकेट बना लेता है, पैकिंग कर लेता है, और गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यानी जहां उसको जाना होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है, वह एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देती है, और यह कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं जिनको बाहर जाना होता है। इसीलिए इसको कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, यानी ये ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहलाता है, क्योंकि जो भी सामान बाहर जाना है, जो भी अंदर आना है, उसको मैनेज करता है, पैक करके बाहर करता है, अंदर करता है। जैसे पैकिंग वाले होते हैं उसी तरह से पैक करके, जैसे देखिए यह है गाल्जी अपरेटस यानी गाल्जी बॉडी। ये क्या करता है? छोटे-छोटे टुकड़ों में जो भी चीज़ बनती है, यहाँ प्रोटीन बनती है, फैट बनती है, जो भी चीज़ बनेगी उसको पैक करके ये क्या करेगा? या तो इसके बाहर कर देगा यहाँ से, और या तो जो बाहर से अंदर आएँगे या बनेंगे उसको चाहे न्यूक्लियस के पास पहुँचा देगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँचा देगा, जहाँ उसको जाना होता है वहाँ उसको पहुँचाता रहता है। अब आते हैं हम लोग, इसको यातायात प्रबंधक कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाल्जी बॉडी को, और कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी। और
यहाँ पे गाल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, यानी जो शुगर होता है नॉर्मल, उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है और राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। यानी क्या कह रहा है कि जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गाल्जी बॉडी है, यहाँ जो शुगर आता है हम खाते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है और यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अब यहाँ ग्लाइको प्लस प्रोटीन दो चीजें हैं, एक प्रोटीन अलग है और ये ग्लाइको अलग है। तो ग्लाइको माने होता है ग्लूकोजन और या ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जिसे कहते हैं, और ये प्रोटीन दोनों जब मिलते हैं तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, यानी केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो बनती है वो इसी की बनती है। लाइसोसोम 8वां ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी, यानी इसको दुबे भी कहते हैं, डी डुबे ने की थी। और यह क्या है, सूक्ष्म है, बहुत छोटी होती है, गोल है, इकहरी झिल्ली वाली होती है और इसका प्रमुख कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण करना, यानी फैगोसाइटोसिस भी इसको कहते हैं। यह भक्षण करता है, पाचन करता है, यानी जो भी चीज़ डेड हो जाती है या कोई बाहर की चीज़ आ जाती है गलती से तो उसका ये पाचन कर लेता है। और इसमें कुल 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें पाया जाता है, जो क्या करता है, जो भी बाहर की चीज़ें होती है उसको गला देता है और मार डालता है। और इसको सुसाइडल वेसाइकिल भी कहते हैं, इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं आत्मघाती थैली? क्योंकि जब फटता है तो पूरे सेल को ये मार डालता है, और इसीलिए इसको आत्मघाती थैली। हमेशा एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा तो ये आत्मघाती थैली किसे कहेंगे। और स्तनधारी यानी मैमेलियन जो हम लोग होते हैं, इनके आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अगर लाइसोसोम पाया जाएगा तो ये जो आरबीसी हैं इसको ही खा जाएगा, क्योंकि हर 120 दिन में आरबीसी की जो उम्र होती है वो 120 दिन की होती है। जैसे खत्म होगा उसी के साथ उसको खा जाएगा, फिर उसके साथ में जो और आरबीसी होंगे जो थोड़े से पुराने होते जाएंगे उसको खा जाएगा, इसलिए नुकसानदायक होता है और इसलिए आरबीसी में हमारे नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, यानी हम लोग में नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ पौधों में पाए जाएंगे। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट जिसको हम सभी लोग जानते हैं, जिससे पौधे हरे दिखाई देते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, कुछ हरे तनों में पाए जाते हैं। एक होते हैं अवार्डी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, जैसे आलू में पाया जाएगा, मूली में पाया जाएगा, यानी जड़ों में पाया जाएगा, जो कलरफुल नहीं होते यानी सफ़ेद होते हैं। शकरकंदी में पाया जाएगा। और कुछ वाणी लवक होते हैं जैसे क्रोमोप्लास्ट जिसको कहते हैं, क्रोम से कलर होता है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये जैसे बीट रूट होता है यानी शकरकंद होगा, फूल जो होंगे उसमें होंगे, जो कलरफुल सीड होते हैं यानी बीज होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं हरित लवक। हरित लवक भी एक प्रोकैरियोट सेल जैसा होता है और इसमें भी माइटोकांड्रिया पाई जाती है, यानी माइटोकांड्रिया सिर्फ 3 जगह पाई जाती है, एक न्यूक्लियस में पाया जाएगा और एक माइटोकांड्रिया में पाया जाएगा, एक हरित लवक में पाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके पीछे ये हरा रंग होता है। क्यों हरा होता है? क्योंकि इसमें पाणिर हरित पाया जाता है यानी क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं, यानी पादप कोशिका की रसोई या किचन किसे कहते हैं? हरित लवक कहते हैं, क्योंकि हरित लवक में के ही सहायता से भोजन बनता है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। और पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के कारण होता है, यानी पत्तियों का रंग पीला कब हो जाता है? जिसमें कैरोटीन बन जाता है तब ये पीला हो जाता है। और अवाणी लवक अब हम देख लेते हैं। अभी तो हम लोग वाणी लवक देख वो क्या कहते हैं, हरित लवक देखे हैं जो हरा था। अब अवाणी लवक यानी कोई वाण नहीं है, कोई कलर नहीं है, यह सफेद होता है यानी रंगहीन होता है। वह वहां पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है, यानी जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। ऑब्वियस सी बात है कि सूर्य का प्रकाश जमीन के अंदर नहीं पाया जाएगा, जो जड़ होंगे वहां नहीं पाया जाएगा, यानी जड़ों में, भूमिगत तनों में, यानी जैसे आलू वगैरह हो गया, जो शकरकंद हो गए, और जो ये जिंजर होते हैं उसमें पाया जाता है। ये भोज पदार्थों का जहाँ संग्रह होता है उस पे ही अवाणी लवक पाया जाता है। अब वाणी लवक कहाँ पाए जाएंगे? ये रंगीन होते हैं, ये फूलों में पाए जाएंगे, फलों में पाए जाएंगे, यानी जो लाल पीला नारंगी होता है इसमें पाए जाते हैं। रंगीन भागों में, पुष्प में, फल भित्ति में, बीज में आदि में पाए जाते हैं। वाणी लवक के उदाहरण है जैसे टमाटर में लाइकोपीन। अब इसको याद कैसे करेंगे? टमाटर बहुत सुंदर होता है, इसको हम लाइक करते हैं, ठीक है, तो इसको लाइकोपेन कह देंगे। टमाटर में लाइकोपेन नामक वाणी लवक पाया जाता है। कैरोटीन में कैरेट यानी गाजर में, गाजर का नाम इंग्लिश में कैरेट होता है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है। इसी कैरोटीन के नाते के कारण इसका नाम कैरोटीन रखा गया। और चुकंदर में बीटानिन पाया जाता है और इसीलिए इसका इंग्लिश नाम जो है बीट रूट रखा गया है। चुकंदर का इंग्लिश नेम बीट रूट है और इसी बीट रूट के चलते हम याद कर लेंगे
कि इसमें बीटानिन पाया जाता है, यानी टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, कैरेट है, बीट रूट में बीटानिन, यानी इसका नाम जो है बीट रूट है चुकंदर का। अब आते हैं रसधानी। वैक्यूल्स जो होती है यह कोशिका की निर्जीव संरचना है, इसमें तरल पदार्थ भरी रहती है। यह जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, पर पादप कोशिकाओं में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। इसे देखते हैं, यह है वैक्यूल, तारककाय। यह प्लांट सेल है इसलिए इसमें बहुत बड़ी पाई जाएगी, लेकिन एनिमल सेल में शायद ही कहीं पाई जाएगी या बहुत छोटी छोटी पाई जाएगी, जिससे पता नहीं चलता। और यह सेंट्रियोल था जो हम लोगों ने पहले देखा हुआ था, जहाँ पे जो तंतु बन रहे थे या फिर दोनों अर्धसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में ये जो स्पिंडल का फॉर्मेशन करता था। अब आते हैं केंद्रक को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह मैनेजर कहलाता है किसी कोशिका का। केंद्रक यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है और केंद्रक में धागे नुमा पदार्थ का जाल के रूप में बिखरा पाया जाता है। केंद्रक जो द्रव्य होता है यानी न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, इसमें एक धागे जैसे जैसे बाल लिपटे होते हैं वैसे एक बिखरा पदार्थ होता है, इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और यही क्रोमैटिन आगे चल के जब मिल जाता है, संगठित हो जाता है, तो यह क्या बना लेते हैं, गुणसूत्र बना लेते हैं, यानी क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं। जैसे हम लोगों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, तो एक क्रोमोसोम होता है और यह किस चीज का मिलकर बना होता है, यह प्रोटीन से और डीएनए से मिलकर बना होता है। जबकि हम लोगों ने देखा था राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। लेकिन क्रोमैटिन यानी क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम, क्रोमो से हम क्रोमैटिन मान लेंगे, टिन मतलब होता है धागा, मैटिन मतलब धागा, और ये क्रोमोसोम हो गया। तो प्रोटीन और डीएनए से होता है और यह कोशिका विभाजन के समय पर सिकुड़कर मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और इन्हीं गुणसूत्र पे जीन पाए जाते हैं। सभी जातियों में या सभी जीवधारियों में अलग अलग लेकिन निश्चित गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये निश्चित होती है। जैसे हम लोगों में, मानव में 23 जोड़ा यानी 46 पाए जाते हैं क्रोमोसोम, चिंपैंजी में 24 जोड़ा या 48 क्रोमोसोम पाए जाएंगे और बंदर में 21 जोड़ा या 42 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। और प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यानी क्रोमैटिड्स सबसे पहले हुआ, क्रोमैटिड्स जब कंडेंस होगा यानी सारे एक साथ मिल जाएंगे तो क्रोमोसोम बनेगा और उस क्रोमोसोम के अंदर मैट्रिक्स होता है, यानी जो लिक्विड होता है जिसमें लिपटा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे हुए महीन कुंडली सूत्र दिखाई देते हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। यानी मान लीजिए ये सेंटर है और ये क्रोमोनिमेटा कहलाते हैं। और स्टार्टिंग में होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे लिपटे होते हैं, इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और एक जो होता है इस सिंगल को क्रोमैटिड कहेंगे, अर्धसूत्र को क्रोमैटिड कहेंगे। और इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड का मिलकर बना होता है। दोनों क्रोमैटिड बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, यानी जो एक गोल सा जगह है, इसको अगर ये देखा जाए तो ये सेंट्रोमियर होता है या इसको सेंट्रोमियर कह लेंगे। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन होते हैं और यह जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाते हैं। यानी जैसे कहते हैं कि जो जीन में, हमारे जीन में ये चीज़ है, तो जीन मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षण। ये कैसे होते हैं, ये क्रोमोसोम पे होते हैं जीन और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। यानी जो गुणसूत्र होंगे हमारे, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाएंगे और वंशागति का वाहक भी कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना दिखाई देती है, इसे केंद्रिका कहते हैं, यानी न्यूक्लियोलस कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर एक क्या होता है, पार्ट होता है, इसको न्यूक्लियोलस, यानी ये केंद्रक हो गया। इस केंद्रक के अंदर ये न्यूक्लियोलस है और यहाँ पे राइबोसोम बनता है। न्यूक्लियोलस होता है, इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। यानी राइबोसोम जो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, प्रोटीन तो राइबोसोम पे बनेगा, तो और आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। यानी केंद्रिका जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, वहीं पे क्या होता है, आरएनए बनता है। और अब देख लेते हैं हम लोग डीएनए और आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में तथा हरित लवक में भी मिलती है। और
इसको हम लोगों ने अभी देखा है। और डीएनए को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब होता है बहुत, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड एक माला की तरह जब बनते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है, उसको क्या हम कहेंगे? डीएनए। यानी न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है साइड यानी न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लिक एसिड तो है, उसके बाद इसमें साइड लग जाएगा न्यूक्लियोसाइड, प्लस जब फास्फेट यानी फास्फोरस का जब आयन रहेगा यानी फास्फेट रहेगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? शुगर यानी जो ग्लूकोज होता है और बेस एक क्षार, एक शुगर और एक क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना लेगा, और यह न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट से मिलेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी अरबों या करोड़ों जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो डीएनए बनता है। तो ये रहे डीएनए की संरचना। अब आगे के वीडियो में हम इसका डिटेल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें, और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।